हमारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर BSOC 132 का आपने वीडियो बना दिया। प्लीज BSOC 131 का भी वीडियो बना दीजिए, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। और चलिए, ये आपका टाइटल है। भारत का समाजशास्त्र हमने पहले पढ़ा था BSOC 132 में। ये जो है हमारा समाजशास्त्र का परिचय। जो समाजशास्त्र हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये समाजशास्त्र क्या होता है उनके बारे में इसमें सीखेंगे। उनका ही इंट्रो है। और ये है स्टूडेंट्स BSOC 131 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। ये 5 साल के PYQ को देखते हुए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लिया गया, जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके कौन से एग्जाम, जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही पावरफुल होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आप चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप डाउट को डायरेक्ट इंस्टा में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ जो आपका पैटर्न है, किस तरह से पैटर्न है। तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूंगा दिसंबर 2025 का। और आपको पता होना चाहिए, इसमें इग्नू में 2 तरीके से एग्जाम होता है, 2 प्रकार, है ना? 2 बार एग्जाम होता है। एक तो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसका एग्जाम दिसंबर में होता है। जो जनवरी में एडमिशन लिया है, एग्जाम दिसंबर में होगा। और दूसरा जो स्टूडेंट जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, उनका एग्जाम जून में होगा। तो अभी जून वाला एग्जाम हो रहा है, सो समझ गए। तो इस तरह से है। चलिए हम लोग दिसंबर 25 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। दिसंबर 25 का मतलब कि कुछ महीना पहले, जो अभी हम लोग जून में देख रहे हैं, तो कुछ महीना पहले जो एग्जाम हुआ है उनका क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं। सो ये देखिए आपका BSOC 131, है ना? और इसका आपका कौन सा पेपर है? दिसंबर 2025 का समाजशास्त्र का परिचय। तो ये आपने देखा दिसंबर 25 का। और देखिए इसका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और इनमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। आपको टोटल 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं 400 शब्दों में, मतलब कि 4 से 5 पेज में। अगर छोटा छोटा लिखते हैं तो 4 पेज, और अगर बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज जरूर लिखिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका यही है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरणों की व्याख्या कीजिए, पूछा गया था। और इसमें आपको कितना नंबर मिला है? 20 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन है, समाज एक समूह की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ये किस प्रकार समुदाय से भिन्न है? इसमें भी 20 मार्क्स। ठीक। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन में 20 मार्क्स दिख रहे हैं। संस्था का प्रकार्यवादी एवं द्विन संबंधी दृष्टिकोण के बीच अंतरों की स्पष्ट कीजिए अंतर को। तो इसमें भी 20 मार्क्स। आपने यहाँ पर क्या देखा? आप जो देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि जितने भी दिख रहे हैं वो सभी 20 मार्क्स वाले हैं। प्रशस्ति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, सामाजिक समसामयिक समाज के अध्ययन में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स। संदर्भ समूह क्या है? समाज में एक व्यक्ति के तौर पर इसकी महत्ता की व्याख्या कीजिए, 20 मार्क्स। सभी क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स दिख रहे हैं? 20 मार्क्स। समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में उदित होने में प्रमुख कारकों की चर्चा की, 20 मार्क्स। समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के संबंधों को व्याख्यायित कीजिए। फिर आपको लास्ट में देखिए 8 नंबर में आपको टिप्पणी दिया है, कोई 2 भी टिप्पणी आपको दे देना है, और इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसमें है उपसंस्कृति, पूर्वापेक्षित समाजीकरण, संस्कृतियाघात और भूमिका दबाव। सो स्टूडेंट्स, आपने इन सभी क्वेश्चंस को बना लिया। आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8 क्वेश्चंस में आपको केवल 5 ही बनाना है। जो आपको अच्छा लग रहा है उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आप बना लीजिए। और वही है 4 से 5 पेज में आपको। सो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट कोड है उनका टाइटल है समाजशास्त्र का परिचय। यहाँ पे समाज शास्त्र का परिचय, सबसे पहले अगर हम लोग ये समझ लेते हैं ये समाज शास्त्र क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर सब सीख सकते हैं। ठीक है, सब समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट कोड है, ये टाइटल हमें पता रहेगा तो हमें क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएंगे। इसमें क्या होने वाला है वो सब समझ में आएगा, पूरा बुक समझ में आएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले समझना होगा समाज शास्त्र क्या है। तो समझिए, समाज शास्त्र की अगर बात करें तो समाज शास्त्र समाज और मानव के सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? मानव के सामाजिक जीवन का समाज और मानव के सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक
अध्ययन है। यह क्या करता है? यह मनुष्यों के बीच संबंधों को, सामाजिक समूहों को, संस्थाओं को, संस्कृतियों को तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का क्या कराता है? अध्ययन करता है। समाज में क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं ना, क्या होगा, ठीक है? तो इस तरह से। अब समाजशास्त्र की अगर परिचय की बात करें तो यहाँ पे अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग बात बताया। अगस्ट कॉम्टे के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये ठीक है, ये है आपका अगस्ट कॉम्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समाजशास्त्र क्या है? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज शास्त्र क्या है? समाज का, है ना? वैज्ञानिक, समझ आ रहा है? मतलब समाज को जो चाहिए उसमें मदद करना, समाज को क्या चाहिए, है ना? समाज क्या सोच रहे हैं, समाज की क्या संस्कृति है, तो समाज के बारे में जानना, समाज के बारे में एनालिसिस करना, इसका क्या है भाई? वैज्ञानिक अध्ययन है। और मार्क लेवर एंड पेज के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग? मार्क लेबर ये वैज्ञानिक है, ठीक है, एंड पेज। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का, समाज शास्त्र क्या है? समाज में जो भी हो रहे हैं, जो भी संबंध है समाज से रिलेटेड, उन सब का अध्ययन करना समाज शास्त्र है, ठीक है? तो अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग बात किया। अब समाज शास्त्र में आखिर क्या-क्या हम लोग अध्ययन करेंगे? क्या-क्या? समाज शास्त्र का परिचय, समाज शास्त्र में क्या-क्या अध्ययन कर सकते हैं? तो समाज शास्त्र में सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएँ जिसमें परिवार, शिक्षा, धर्म आदि आते हैं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समस्याएँ और संस्कृति और सभ्यता के बारे में यहाँ पर समझेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग धीरे-धीरे इसको समझते हैं, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। समाजशास्त्र क्या है भैया? समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। क्या है? एक महत्वपूर्ण सोशल साइंस है जो मानव समाज, उसके संगठन, व्यवहार तथा सामाजिक संबंधों का क्या करता है? वैज्ञानिक तरीके से भाई क्या करता है? अध्ययन करवाता है। यह हमें समाज की संरचना, उसके कार्य को समझने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये हमने समाजशास्त्र के बारे में समझा। अब हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 19वीं शताब्दी के यूरोपाई समाज कौन यूरोपियाई समाज के विध्वंस हेतु उत्तरदायी सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों की क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते-पढ़ते हम लोग समझेंगे। और देखिए आप लोग क्या कीजिए, हेडफ़ोन लगा लीजिए या फिर कहीं शांत जगह में जाइए, ध्यान से समझिए। और इसे देखिए, एक स्टूडेंट्स आप नहीं, कई स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कोड मुझे समझाना है। यहाँ पे हम ये करेंगे ना कि हम जो बुक में लिखा हुआ है उसको रीड करते हुए हम समझाते चले चलेंगे, है ना? समझाते जाएँगे। इसमें ऐसे ईज़ी लैंग्वेज में मैंने बनाया है जो कि रीड करके भी समझ में आएगा। बट आप अगर मुझसे सुनेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसीलिए टाइम कम है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको रीडिंग करते हुए, समझाते हुए चलते हैं। तो 19वीं शताब्दी में यूरोपाई समाज, कौन? यूरोपीय समाज के विघटन के पीछे क्या है? मतलब विघटन मतलब समझते हो? अंत, है ना? पतन। इसके पतन के पीछे प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन, ठीक है? औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के तरीकों को पूरी तरह क्या कर दिया? बदल दिया। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? उत्पादन जो होता था, प्रोडक्शन जो होता था, उनकी सभी पूरी तरह से तरीके को बदल दिया। और मशीन जो होते थे औद्योगिक में, इन मशीनों के उपयोग से कुटीर उद्योगों का भी पतन हुआ और श्रमिक का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। जो श्रमिक था वो बहुत अधिक मात्रा में, ये भी धीरे-धीरे मतलब श्रमिकों को निकाला जा रहा था। क्योंकि जब मशीन आएगा तो क्या लेबर काम करेंगे? क्या मज़दूर काम करेंगे? नहीं ना। तो मशीन आने से भी मस बहुत नुकसान हुआ। किसको? मज़दूर लोगों को, श्रमिकों को। उनको काम नहीं मिल रहे थे क्योंकि मशीन 100 लोगों का काम वो अकेले कर लेता है। समझ लो, ऐसा सोचो। 100 लोगों का, 50 लोगों का, ऐसे काम अकेले कर लेता है भैया। तो जब ये काम वो मशीन अकेले कर लेगा, क्या अब श्रमिकों की क्या ज़रूरत है? और टाइम भी कम लगेगा उसमें। तो ज़रूरत क्या है? तो यही बात है, इसी वजह से बहुत नुकसान हुआ। पूंजीवाद के विकास ने आर्थिक असमानता को क्या कर दिया? बढ़ाया, जिससे समाज 2 वर्गों में बढ़ गया, एक पूंजीपति और दूसरा मजदूर। ठीक, इस वर्ग संघर्ष की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में किया है। किसने? कार्ल मार्क्स ने।
और इसने देखो आगे यहाँ पर क्या है कि इससे क्या हुआ, सामाजिक स्तर पर नगरीकरण तेजी से बढ़ा 19वीं शताब्दी के बाद, है ना। यानी जब मशीन आने लगे तो ये नगरीकरण जो है कि वो लोग गांव से शहर की ओर जाने लगे, तो नगरीकरण ज्यादा बढ़ा, जिससे पारंपरिक पारिवारिक और सामुदायिक संरचनाएं कमजोर हुई। ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर क्या करने लगे, पलायन करने लगे, जाने लगे। गरीबी और अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियां उत्पन्न हुई। इससे सामाजिक असंतोष और अस्थिरता बढ़ी। इन सभी परिवर्तनों ने मिलकर यूरोपीय समाज की पुरानी व्यवस्था को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, और नए सामाजिक आर्थिक संघर्षों को क्या कर दिया, जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान। क्या समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की क्या करना है, समानताओं एवं असमानताओं की चर्चा करना है। चलिए समझते हैं। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान दोनों ही समाज का ही अध्ययन करने वाला क्या है, विषय है। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, समाज शास्त्र के ही बारे में, समाज का ही अध्ययन करते हैं। इसलिए इनमें कई समानताएं भी पाई जाती है, मतलब कि सिमिलरिटीज पाए जाते हैं। सिमिलरिटीज क्या है, दोनों ही सामाजिक क्या करते हैं भाई, संबंधों को, संस्थाओं को, संस्कृति को और मानवीय व्यवहार का भी विश्लेषण करते हैं। तो भाई समानता तो है। यह विषय समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का भी प्रयास करते हैं और प्रायः समान शोध विधियों जैसे कि अवलोकन, साक्षात्कार आदि का उपयोग करते हैं। साथ ही दोनों का उद्देश्य समाज में व्याप्त समस्याओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में ज्ञान प्रदान करना होता है। इसके बावजूद दोनों में कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं भी है। अभी तुमने समानताएं देखा, असमानताएं क्या है, जो समाज शास्त्र है यह मुख्यतः आधुनिक, जटिल और औद्योगिक समाजों का अध्ययन करता है, जबकि जो सामाजिक विज्ञान है ये क्या करते हैं, पारंपरिक, आदिम और जनजातीय समाजों पर ध्यान करते हैं। समझ में आ गया। जो समाज शास्त्र है वो क्या करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, लेकिन जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो धार्मिक तरीके से, ठीक है, मानव के मन यानी व्यक्तिगत तरीके से ये देखते हैं। समझ में आ गया, समझ लो, व्यक्तिगत तरीके से। ठीक, समाज शास्त्र में सर्वेक्षण और सांख्यिकी विधियों का क्या अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, समाजशास्त्र में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का भी प्रयोग होता है, सांख्यिकी विधियों का, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं। यह सहभागी व प्रमुख विधि है ना। तो इसमें से मनुष्य के सहयोग, सहभागी के अकॉर्डिंग इसमें बताया जाता है। तो समाजशास्त्र का क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या है, वो बड़ा व्यापक है। समाजशास्त्र का जो क्षेत्र वो बहुत ही बड़ा है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान का अध्ययन गहन और सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संस्कृति शब्द से आप क्या समझते हैं और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन किए। संस्कृति, संस्कृति का मतलब नहीं समझे। संस्कृति का मतलब होता है मनुष्य के जीवन जीने के तरीके, है ना। और वो तरीके के बारे में बात करता है जो पारंपरिक, जो प्राचीन हमारा जो संस्कृति के तरीके है। तो संस्कृति में आ जाता है प्राचीन बातें, जिसमें पुराने समय में, आज से 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले हमारे पूर्वज किस तरह रहते थे, कैसे पहनावा ओढ़ावा था, कैसे जी रहे थे। तो संस्कृति को हम लोग पीछे से हमेशा देखते हैं। ठीक, जिसमें उसके क्या आते हैं, विचार, विश्वास, मूल्य, परंपराएं और रीति रिवाज, भाषा, कला और व्यवहार शामिल होते हैं। यह एक सामाजिक विरासत है जिसे व्यक्ति समाज से सीखता है और अगली पीढ़ियों तक ये पहुंचाता है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसे सामाजिक जीवन में दिशा भी प्रदान करती है। समझ में आ रहा है। और संस्कृति की बात करें तो संस्कृति की प्रमुख विशेषता में यह शामिल है कि यह क्या करती है, सीखी हुई होती है। क्या होती है, सीखी हुई होती है और जन्मजात नहीं होती है ना। तो संस्कृति में क्या होता है, जो भी व्यक्ति होते हैं वो सीखते हैं, समझते हैं, है ना। क्या हमारा पूर्वज है, पूर्वज किस तरह से करते थे, पीढ़ी कैसा चला हमारा, ये सब चीज यह सामाजिक होती है और यह समूह के सभी सदस्यों द्वारा साझा की जाती।
संस्कृति क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है और गतिशील होती है। मतलब कि संस्कृति के देखा जा रहा है कि अब धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब संस्कृति पीछे के समय को, पीछे की स्थिति को, पीछे की संस्कृति को हटा रहा है, पीछे के कल्चर को भूल रहा है और समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलती रह रही है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, जिससे सामाजिक निरंतरता बनी रहती है ना? तो आपने देखा कि पहले के समय में लोग छोटे-छोटे कपड़े पहनते नहीं थे, है ना? मतलब कपड़ा पूरा ढक के पहनते थे। आजकल स्टाइलिश कपड़ा पहनेंगे, है ना? दूसरे देश का कपड़ा पहनेंगे, ये अच्छा नहीं है ना फिर, ये अच्छा तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये है। एक तो वो समय था भाई जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था भाई, वो तो नंगे घूम रहे थे, है कि नहीं? आदि मानव। तो अब देखो, अब तो समय सुधर चुका है। अब तो और बुद्धि होगा कि और बेवकूफ़ी होते जा रहा है, तो ये तो फिर गलत है ना? तो अभी हमें वही तो बात है भाई, सबका अपना-अपना नेचर है, ठीक है? लेकिन फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। साथ ही क्या है, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और समाज में एकता तथा समन्वय स्थापित करने में सहायक, मतलब प्रेम भावना, सामाजिक एकता, ये सब क्या करते हैं, स्थापित करने में सहायक होते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। इतिहास और समाज शास्त्र को अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच क्या अंतर दिखेगा? समाज शास्त्र और इतिहास के बीच अंतर तो दिखेगा। तो चलिए अंतर को समझते हैं इनके। समाज इतिहास और समाजशास्त्र दोनों ही समाज के ही बारे में अध्ययन करता है। सही बात है। इतिहास क्या करता है? समाज के बारे में, ये उन समाज के बारे में बताता है जो बहुत पहले हो, है ना? मतलब 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 500, 1000 साल पहले, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये इतिहास है, वो भी तो समाज के बारे में क्या घटना हुआ था, कैसा हुआ था, कैसा समाज था, क्या था, वैसा, है ना? ये सब चीज़ हमको इतिहास में। और समाजशास्त्र क्या करते हैं भाई? समाजशास्त्र भई कि जो समाज कैसे चलते हैं, समाज को कैसे चलना चाहिए, तो ये थोड़ा-सा हमें वर्तमान के बारे में भी जानकारी देता है, लेकिन इतिहास हमें हमेशा पीछे के बारे में जानकारी देता है, जो बीता हुआ काल के बारे में जानकारी देता है, ठीक है? तो अब देखो इसको समझिए, इतिहास और समाजशास्त्र दोनों ही समाज के अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है और इनके बीच गहरा संबंध भी पाया जाता है। इतिहास क्या करता है? अतीत की घटनाओं, प्रक्रियाओं और सामाजिक विकास का क्या करता है स्टूडेंट्स? अध्ययन कराता है। जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समय, अभी तुमने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको बताया क्या वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले यस सर, मिल तो रहा है। उसका संरचना क्या वर्तमान समाज की, उसकी संरचना, संस्थाओं और संबंधों का एनालिसिस करता है। इतिहास हमें यह बताता है कि समाज किस प्रकार विकसित हुआ, समाज कैसे चला था, समाज में क्या-क्या हुआ। जबकि समाजशास्त्र क्या करते हैं, उसी विकास की प्रक्रिया को समझने और व्याख्या करने में सहायता करते हैं। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा से आ रही है ना कि नहीं? चलो कमेंट करो सर, समझ में बहुत अच्छा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आप समझा रहे हैं तो खूब मज़ा आ रहा है। कमेंट तो कीजिए, ईमानदारी से तो कमेंट कीजिए, बोलना पड़ रहा है अभी कमेंट करने के लिए। कमेंट कौन भाई ऐसे-वैसे नहीं, सर जी ये वीडियो भेज दो। मैं देखता हूँ कई कई स्टूडेंट्स को ना ज़्यादातर वैसे, सर ये वीडियो भेज दो, सर वो वीडियो, भाई वीडियो तो माँगते हो, सपोर्ट कौन करेगा? हम। सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा ना। तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा ना ज़्यादा दूर जाएगा, है ना? तो वीडियो बहुत दूर-दूर तक जाता है भाई, कहाँ-कहाँ केरल, है ना? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हैं? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कहाँ-कहाँ नहीं जा रहा है, बंगाल, कहाँ-कहाँ नहीं जा रहा है। कोलकाता गया, है ना? दूर-दूर से मैं सुन रहा हूँ कि मेघालय, कहाँ-कहाँ नहीं जा रहा है, लगभग सब जगह जा रहा है। लेकिन देखो सपोर्ट करेंगे तो हर जगह, हर स्टेट में एकदम आसानी से जाएगा, जल्दी धर-धर-धर पहुँचेगा वीडियो और सब बच्चे आराम से समझेंगे, मज़ा आएगा। है कि नहीं? तो भाई ये सपोर्ट कीजिए ना सर को, मजबूरी है तभी तो कह रहा हूँ। सपोर्ट कीजिए, डिजिटल बोर्ड लगाना है, लेकिन अभी तक पैसे हो नहीं रहे हैं कि जो मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊँ ना, मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ। सोचो, मजबूरी समझो भाई, हमारा मजबूरी। आप लोग समझते नहीं हो। चलो भाई, आपकी मर्ज़ी है। हमारा फ़र्ज़ तो हम निभा रहे हैं, ठीक है? और आपका फ़र्ज़ है भाई, आप कितना साथ दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान सामाजिक संरचना को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक आधार को जानना आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र इतिहास पर निर्भर करता है। इसी प्रकार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इतिहास की घटनाओं को अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक ढंग से समझने में मदद करता है। सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष, संस्थागत विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे विषयों को समझने में मदद करती है।
दोनों का संयुक्त योगदान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इतिहास और समाज साथ मिलकर समाज की व्यापक और गहन पर समझ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 5 नंबर कि समुदाय की संकल्पना क्या है भाई? इसके मूल तत्वों की चर्चा कीजिए। चलिए समझते हैं। समुदाय से आशय ऐसे लोगों के समूह से है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिनके बीच आपसी संबंध, समान जीवन शैली और एकता की भावना होती है। समुदाय में व्यक्ति केवल साथ नहीं रहते, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो गांव, नगर या फिर किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग एक समुदाय को क्या करते हैं, बनाते हैं ना। एक क्या करते हैं, समुदाय बनाते हैं। तो समुदाय की जो मूल तत्व की बात करें तो समुदाय के मूल तत्वों में सबसे पहला निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो समुदाय तभी ना बनेंगे जब कोई खास क्षेत्र हो उनके पास, ठीक है, जहां लोग क्या करें, अस्थायी रूप से निवास करें। और दूसरा तत्व है जनसंख्या। तो समुदाय तभी ना बनेगा, निवास तो करेगा लेकिन वहां पे लोग रहेंगे तभी तो। ये थोड़ी ना कि एक लोग दो लोग लेकर रहेगा वो समुदाय कहलाएगा, नहीं ना। जनसंख्या रहना जरूरी है, अर्थात व्यक्तियों का समूह तो होना ही चाहिए उसमें, जो उस क्षेत्र में रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है सामाजिक संबंध। अब समुदाय सिर्फ ऐसे ही नहीं बन जाएगा, अब वहाँ के लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे के दुख को सुख को समझेंगे, है ना, एक दूसरे के खुशी में दुखी में शामिल होंगे। तो ये जो व्यक्तियों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और सहयोग की भावना विकसित करेंगे। चौथा है सामूहिक भावना, जिसे लोगों में एकता और अपनापन उत्पन्न होता है। वही बात मैंने अभी बताया। इसके अतिरिक्त साझा संस्कृति, समान जीवन, समुदाय के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो स्थिरता और पहचान प्रदान करता है। तो साझा संस्कृति क्या मतलब कि मान लो कि वो अगर कुछ करते हैं, कुछ उसका रहन-सहन है ना, कुछ अच्छी बातें हैं वो उनको बताना, है ना, उनका कल्चर है, कुछ मान लो कि उनके पूजा-पाठ हो, शादी-विवाह हो, तो इनमें एक-दूसरे को शेयर करना, एक-दूसरे को बुलाना, ना प्रेम पूर्वक रहना, यही तो समुदाय का निर्माण करेगा। और समुदाय सामाजिक जीवन की आधारभूत क्या है, इकाई है, जो व्यक्तियों को एक संगठित करता है, कलेक्ट करता है और संतुलित जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है। मजा तो बहुत आ रहा भैया समझने में। हाँ, तो मजा नहीं आएगा भला? प्रेम सर जो समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक संस्थाएं क्या है? क्या है सामाजिक संस्थाएं? और सामाजिक संस्थाओं में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। चलिए इसे भी समझते हैं। तो सामाजिक संस्थाएं वे संगठित व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से समाज अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है, स्टूडेंट, पूर्ति करता है और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाता है। यह मान्यताओं, नियमों, मूल्यों और व्यवहारों का क्या होता है, समूह होता है, जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित होती है। परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज में स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं, सहायक होती है। और प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार अगर बताएं तो समाज एक संगठित प्रणाली है। क्या भाई? संगठित प्रणाली है जिसमें प्रत्येक संस्था का एक निश्चित कार्य होता है। क्या कह रहे हैं भाई? समाज जो है एक क्या है, संगठित है ना। एक अच्छा सा एक कलेक्टिव, एक सुनियोजित, सुप्लानिंग के अकॉर्डिंग एक सही तरीके से संगठित क्या है, प्रणाली है। कह रहे हैं कि इसमें प्रत्येक संस्था क्या होता है, एक निश्चित कार्य होता है। पर ये जो भी संस्था होते हैं, जैसे मान लो एक बात बताएं, अगर कोई कोचिंग खोला है तो उनका क्या कार्य होगा, पढ़ाना। सही है। अगर कोई और भी कुछ कर रहा है, बहुत कुछ होता है, स्कूल खोला है, कोचिंग खोला है ना, या फिर गांव में मदद करते हैं, ठीक। तो बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं सामाजिक सेवा के लिए, बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं। गरीबों की मदद कर दिया, है ना, उनके दुख सुख में शामिल हुआ, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक निश्चित कार्य होते हैं। डॉक्टर का क्या कार्य है भाई समाज में? भाई डॉक्टर समाज में जाए, है ना, जो लोग परेशान है ना, अस्वस्थ है, उनको स्वस्थ करे। तो ये है, बहुत सारे सबका अपना अपना अलग रोल होता है, सब संगठन का अलग अलग अपना कार्य होता है। इसमें एमिल दुर्खिम और अ, टेलकॉट पार्सन्स जैसे विचारकों ने बताया कि सामाजिक संस्थाएं समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है, सही बात है, और सामाजिक संतुलन क्या करती है, बनाए रखती है। उदाहरण के लिए अगर पारिवारिक सामाजिकरण परिवार जो है, तो परिवार की बात करें तो ये परिवार क्या है, सामाजिकरण का कार्य करता है। और शिक्षा, ज्ञान और कौशल प्रदान करती है कौन? परिवार। तथा
तथा धर्म क्या करते हैं, धर्म क्या करते हैं, नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है ना, यानी कि ईमानदारी में रहना, है ना, और क्या करता है, दूसरे के लिए दया की भावना होना, ये सब नैतिक मूल्य। और इस दृष्टिकोण के अनुसार अगर देखा जाए, यदि कोई संस्था अपना कार्य ठीक से नहीं करता है तो सामाजिक असंतुलन इसमें उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सभी संस्थाएं मिलकर समाज की स्थिरता, एकता और निरंतरता को क्या करती है, बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भूमिका और परिस्थिति की संकल्पना की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, और प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं। भूमिका का इंग्लिश नाम होता है रोल, और परिस्थिति को हम लोग स्टेटस बोलते हैं इंग्लिश में। तो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तो ये दोनों क्या है, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अवधारणा है। परिस्थिति से आशय व्यक्ति के सामाजिक स्थान या फिर दर्जे से है, जो उसे समाज में प्राप्त होता है, जैसे कि पिता, शिक्षक, छात्र। तो ये उनके क्या होते हैं, समाज के परिस्थिति होते हैं, ठीक है, यानी स्टेटस होते हैं। वही इस भूमिका आज परिस्थिति से जुड़ी अपेक्षित व्यवहारों और कर्तव्यों का क्या है, स्टूडेंट, समूह है। उदाहरण के लिए शिक्षक एक परिस्थिति है, यानी कि स्टेटस है, और पढ़ाना, मार्गदर्शन करना है, और उसकी भूमिका है, समझे। तो मतलब शिक्षक क्या है भाई, शिक्षक एक स्टेटस है, बट उन जो पढ़ाया जाए, पढ़ाना हो तो वो एक मार्ग दिखाना होता है। तो ये क्या है भाई, शिक्षक का एक भूमिका है ना। तो शिक्षक समझो स्टेटस हुआ, तो लेकिन शिक्षक की भूमिका क्या हुआ, उसे पढ़ाना स्टूडेंट्स को। इस प्रकार परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त, दूसरा अर्जित, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदत्त और अर्जित के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, एक्राइव्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस। तो प्रदत्त परिस्थिति वह है जो व्यक्ति को जन्म से दिया है, जन्म से या फिर बिना प्रयास से मिल जाता है, तो वो प्रदत्त होता है, दिया हुआ ना, दे दिया गया, ठीक। और जैसे जैसे क्या मतलब कि पुराने, जैसे उसके पिताजी ने कुछ किया, है ना, पिताजी बहुत बड़ा आदमी, मतलब सफल, सक्सेसफुल है, तो अपने बच्चे को वो क्या करेगा, मतलब उसको मेहनत करना पड़ेगा उतना, उसको वैसे ही सब चीज मिल जाएगा, है कि नहीं, वो अपना सब कुछ दे देगा उन्हें, ठीक। तो इस तरह से उसको मेहनत नहीं करना पड़ा, अचीव नहीं करना पड़ा, तो वो क्या कहलाएगा भाई, प्रदत्त कहलाएगा। और जैसे कि लिंग, जाति, परिवार की स्थिति आदि, ये सब क्या होता है, प्रदत्त होता है ना। इसमें व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके विपरीत की अगर बात करें, तो अर्जित परिस्थिति वह है, यानी कि अचीव्ड स्टेटस वो है, जिसे व्यक्ति अपने प्रयास से, मेहनत से, अपने एबिलिटी से, अपने परिश्रम से प्राप्त करता है। जैसे कि डॉक्टर बनना, मेहनत करेंगे तभी डॉक्टर बनेंगे ना, पढ़ेंगे अच्छा से तभी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, अधिकारी, ये सब। अतः प्रदत्त परिस्थिति जन्म आधारित होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति कर्म और क्षमता पर आधारित होती है। दोनों मिलकर व्यक्ति की सामाजिक पहचान और भूमिका को निर्धारित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज के अध्ययन में रेडक्लिफ ब्राउन एवं मलिनोवस्की के दृष्टिकोण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। समाज के अध्ययन में AR रेडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिस्लाव मलिनोवस्की, है ना, मलिनोवस्की के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर यह पाया जाता है, दोनों ही प्रकार्यवादी विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन उनके विचारों का केंद्र अलग था। क्या, जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहलाता है, जैसे कि इसको इंग्लिश में क्या कहेगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक। तो ये वे समाज को एक संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर के रूप में क्या करते हैं, देखते हैं, और जिसमें विभिन्न संस्थाएं समाज की स्थिरता और एकता बनाए रखने का कार्य करती है। उनके अनुसार सामाजिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखना है। इसके विपरीत क्या है, मलिनोवस्की का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद था, यानी कि साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म ये था।
वे मानते थे कि सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति की जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उन्होंने सहभागी अवलोकन की विधि को महत्व दिया और व्यक्ति के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया। अतः रेडक्लिफ ब्राउन समाज की संरचना और उसके संतुलन पर बल देते हैं, जबकि मलिनोवस्की व्यक्ति की आवश्यकताओं और अनुभवों को केंद्र में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एक विषय क्षेत्र के रूप में सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव का क्या कीजिए पता लगाइए। सामाजिक मानव विज्ञान एक विषय क्षेत्र के रूप में 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में विकसित हुआ। इसका उद्भव मुख्यतः यूरोप में उपनिवेशवाद यानी कि जो शक्तिशाली देश है ना, किसी दूसरे कमजोर देश पर क्या करता है, अत्याचार मतलब कब्जा कर लेता है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन को अपना लेता है, वहाँ के जो लोग हैं उन पर हक जता लेता है ना, उनको गुलाम बना लेता है। तो ये उपनिवेशवाद होता है। तो क्या कह रहे हैं कि इसका उद्भव यूरोप में क्या उपनिवेशवाद के विकास के साथ जुड़ा था। जब यूरोपीय विद्वानों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के जनजातीय समाजों का क्या किया, अध्ययन किया, तो प्रारंभ में यह अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण से प्रभावित था, जिसने समाज को आदिम से सभ्य की ओर बढ़ते हुए देखा। बाद में इस विषय में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ब्रोनिस्लाव और मलिनोवस्की ने क्षेत्रीय अध्ययन और सहभागी अवलोकन की पद्धति को विकसित किया, जिससे वास्तविक जीवन में समाज को समझने पर बल दिया गया। इसी प्रकार A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद का प्रतिपादन किया और सामाजिक संस्थाओं के कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ सामाजिक मानव विज्ञान ने केवल जनजातीय समाजों तक सीमित न रहकर आधुनिक समाजों का भी अध्ययन शुरू किया। इस प्रकार यह विषय क्षेत्र धीरे धीरे एक वैज्ञानिक और स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट्स, राजनीतिक समाजशास्त्र किस तरह से समाजशास्त्र का एक उपक्षेत्र है, वर्णन कीजिए। राजनीतिक राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है, जो समाज और राजनीति के बीच क्या करता है, संबंधों का क्या करता है स्टूडेंट, अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि सामाजिक संरचनाएं, वर्ग, जाति, धर्म और संस्कृति किस प्रकार राजनीति प्रक्रियाओं, सत्ता वितरण और निर्माण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस प्रकार यह समाजशास्त्र के व्यापक दायरे के भीतर राजनीति को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का मुख्य केंद्र सत्ता, अधिकार, वैधता और राज्य जैसे विषय होते हैं। यह अध्ययन करता है कि समाज में शक्ति कैसे वितरित होती है और विभिन्न सामाजिक समूह राजनीतिक प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए चुनाव, राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन का विश्लेषण इसी क्षेत्र में किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का उपक्षेत्र इसलिए है क्योंकि यह सामाजिक दृष्टिकोण और पद्धतियों का उपयोग करके राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझता है तथा समाज और राजनीति के परस्पर संबंधों की क्या करता है, व्याख्या करता है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की मुख्य चिंताओं का वर्णन कीजिए। चलिए, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनकी मुख्य चिंताएं अलग अलग है। क्या स्तरों पर केंद्रित होता है, अलग अलग स्तरों पर केंद्रित होता है। समाजशास्त्र की प्रमुख चिंता क्या कि समाज, सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं और समूहों के व्यवहार को समझना है। और यह क्या करते हैं, यह अध्ययन करता है कि परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति जैसी संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। और समाजशास्त्र जो है कि वो सामाजिक संबंधों, सामाजिक परिवर्तन, असमानता, वर्ग, जाति और संस्कृति जैसे व्यापक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं मनोविज्ञान की मुख्य चिंता व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार को समझना है। यह व्यक्ति की भावनाओं, विचारों, व्यक्तित्व, प्रेरणा और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान यह जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, महसूस करता है और प्रतिक्रिया कैसे देता है। ठीक है।
और समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण ये व्यापक यानी समूह और समाज स्तर के अकॉर्डिंग चलता है, जबकि मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, सूक्ष्म है, ये व्यक्ति स्तर के अकॉर्डिंग होता है। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर मानव व्यवहार की समग्र समझ क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्रों में क्या संबंध है? अब देखो यहाँ पर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र आया। समाजशास्त्र समाज के बारे में बात करती है, जबकि जो अर्थशास्त्र होता है वो समाज के ही पूंजी के बारे में बात करते हैं, समाज के ही वित्तीय संसाधन के बारे में बात करते हैं कि समाज को कैसे क्या किया जाए, कौन सा काम करे समाज कि उसके क्या आर्थिक स्थिति सुधार हो, है ना। तो ये सब है, तभी समझते हैं इसको। समाजशास्त्र और अ, अर्थशास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय हैं। इनके विषय क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अर्थशास्त्र जो है कि क्या करता है, उत्पादन के विषय में, वितरण के विषय में, उपभोग और संसाधनों के विषय में क्या करता है, इनके उपयोग का क्या करता है, अध्ययन करता है ना। जबकि जो समाजशास्त्र होता है वो सामाजिक संबंध, संस्थाओं, मूल्यों और व्यवहारों का विश्लेषण करता है। समझ में आ रहा है? दोनों का जो उद्देश्य क्या है, जीवन और समाज को समझना, है ना, और उनका अधिक से अधिक कल्याण करना, ये है। इसलिए इनके अध्ययन कई क्षेत्र जो है कि अध्ययन क्षेत्र कई स्थानों पर एक दूसरे से क्या कहते हैं, जुड़ते हैं। समाजशास्त्र क्या करता है, समाजशास्त्र बताता है कि सामाजिक संरचना, समाजशास्त्र यह बताता है कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं, जैसे वर्ग, जाति, परिवार और संस्कृति, ये आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती है। वहीं अर्थशास्त्र यह समझता है कि आर्थिक परिस्थितियां जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, आय असमानता सामाजिक जीवन और असंबंध को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता को बढ़ा सकती है। दोनों विषय परस्पर क्या है, पूरक है। समाजशास्त्र सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण देता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, समाज की व्यापक और संतुलित समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, केंद्रिकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। निर्जाति केंद्रता से आशय उस प्रवृत्ति से है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को क्या करता है, सबसे श्रेष्ठ मानता है और अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन अपनी ही संस्कृति के मानकों के आधार पर करता है। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति की अपनी संस्कृति सही और दूसरे की संस्कृति क्या करता है, गलत, निम्न या फिर अजीब लग सकती है। ठीक है, तो ये निरी जाति केंद्रितता हम समझ रहे हैं। तो निरी जाति केंद्रिकता का प्रभाव सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता भी है, क्योंकि इससे विभिन्न समूहों के बीच दूरी, पूर्वग्रह और भेदभाव बढ़ जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी भाषा, खान-पान और पहनावा को श्रेष्ठ मानकर समुदाय की परंपरा का मजाक उड़ाता है, तो यह निर्जातीय केंद्रिकता का स्पष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार उपनिवेश काल में लोगों ने अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हुए एशियाई और अफ्रीका समाजों को पिछड़ा समझा, जो निर्जातीय केंद्रिक दृष्टिकोण को क्या करता है, दर्शाता है। हालांकि सीमित रूप में यह अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अत्यधिक निर्याति केंद्रितता सामाजिक विभाजन और संघर्ष को जन्म दे सकती है। संदर्भ समूह क्या है, उचित उदाहरण देते हुए बताना है संदर्भ समूह को। संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप वह समूह होता है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार, विचार, मूल्यों और आकांक्षाओं का निर्धारण करता है। व्यक्ति इस समूह का सदस्य हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन वह अपने आचरण के उस समूह के मानकों के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा को स्पष्ट किया। इनके अनुसार व्यक्ति किसी समूह को आदर्श मानकर उसके स्वरूप बनाने का प्रयास करता है, जिससे उसकी क्या होती है, पहचान और सामाजिक स्थिति क्या होती है, प्रभावित होती है।
उदाहरण के लिए एक छात्र सफल अधिकारी या फिर शिक्षकों को अपना संदर्भ समूह मान सकता है और उनकी तरह पढ़ाई व व्यवहार करने की कोशिश करता है कि नहीं? इसी प्रकार मध्यम वर्ग व्यक्ति उच्च वर्ग के जीवन स्तर को देखकर अपने रहन-सहन और उपभोग तरीके बदल सकता है। सही बात है। तो संदर्भ समूह व्यक्ति के व्यवहार, आकांक्षाओं और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 है, परिस्थिति और भूमिका के बीच क्या संबंध है? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। परिस्थिति और भूमिका इसको हम लोग कर चुके हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 16 है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कितना इजी लैंग्वेज है ना। नोट्स जाइए परचेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप में, यानी अभी वीडियो देखने के बाद, ठीक है, व्हाट्सएप से। फिर से एक बार क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास दृष्टिकोण। तो सामाजिक परिवर्तन समझिए पहले। सामाजिक परिवर्तन से आशय समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों, मान्यताओं और व्यवहारों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धीमा या फिर तेज, आंशिक या फिर व्यापक हो सकता है। शिक्षा, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक बदलाव इसके प्रमुख कारण है। सामाजिक सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास दृष्टिकोण यह मानता है कि समाज सरल से जटिल रूप की ओर क्रमिक रूप से विकसित होता है। इसलिए दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक निश्चित दिशा में प्रगति करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक जटिल जीव के समान माना और यह माना और कहा कि जैसे जीव विकसित होता है वैसे ही समाज भी क्रमिक रूप से विकसित होता है। इसी प्रकार ऑगस्ट कॉम्टे ने 3 अवस्थाओं का सिद्धांत धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार समाज ज्ञान के विकास के साथ आगे बढ़ता है। अतः उद्विकास दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन को एक निरंतर, क्रमिक और प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 17 नंबर, मलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो वीडियो को रोक कर इसे एक बार रिवीजन करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया है और रिपीटेड क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जस्ट देखिए, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चंस को थोड़ा आगे पीछे किया था और वही क्वेश्चंस यहाँ पर फिर है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा देते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमिटाई एटीजियोनी के संगठन की संकल्पना के संदर्भ में विचार की व्याख्या कीजिए। तो अमिटाई एटीजियोनी ने संगठन को एक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया, जहां लोग किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर कार्य करते हैं। उनके अनुसार संगठन केवल संरचना नहीं होता, बल्कि उसमें शक्ति, नियंत्रण और सदस्यों की भागीदारी का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो क्या देखा आपने? उनके अनुसार संगठन केवल संरचना नहीं, बल्कि उसमें शक्ति, नियंत्रण और सदस्यों की भागीदारी का विशेष महत्व होता है। एटिजोनी ने संगठन को मुख्यतः सत्ता और अनुपालन के आधार पर वर्गीकृत किया। उन्होंने 3 प्रकार के संगठन बनाए। पहला, जबरन संगठन, ठीक है? तो जहाँ लोगों को बल या फिर जबरदस्ती या फिर दबाव से नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि जेल। उसके बाद उपयोगितावादी संगठन, जहाँ लोग आर्थिक लाभ के लिए कार्य करते हैं, जैसे कंपनी या फिर कार्यालय। मानक नॉर्मेटिव संगठन, जहाँ लोग नैतिक मूल्यों या फिर सामाजिक उद्देश्य के कारण जुड़ते हैं, जैसे सामाजिक या फिर धार्मिक संस्थाएं। तो अ, एटिजियोनी का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि संगठन में लोगों का व्यवहार और उनकी भागीदारी शक्ति और नियंत्रण के प्रकार पर निर्भर करती है। क्वेश्चन है आपका 19, भूमिका की अवधारणा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर भूमिका के बारे में बताना है और जटिल समाजों के अध्ययन के संदर्भ में इसकी व्याख्या करना है। समाजशास्त्र में रोल यानी भूमिका से आशय उस अपेक्षित व्यवहार से है जो किसी
व्यक्ति से उसकी सामाजिक परिस्थिति यानी स्टेटस के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में कई परिस्थितियां रखता है, जिससे छात्र, पुत्र, कर्मचारी और हर परिस्थिति के साथ कुछ निश्चित निश्चित कर्तव्य, अधिकार और व्यवहार जुड़े होते हैं, जिन्हें भूमिका कहा जाता है। इस प्रकार भूमिका सामाजिक और व्यवस्था को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जटिल समाजक संदर्भ में भूमिका की अवधारणा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आधुनिक समाज में व्यक्ति एक साथ कई भूमिकाएं निभाता है, जिससे भूमिका संघर्ष और भूमिका तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति नौकरी और परिवार दोनों की जिम्मेदारियों को संतुलित करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। जटिल समाजों में श्रम विभाजन, विशेषीकरण और संस्थागत विविधता अधिक होती है, जिससे भूमिकाएं अधिक स्पष्ट, जटिल हो जाती है। इसलिए भूमिका की अवधारणा सामाजिक संबंधों को समझने, सामाजिक नियंत्रण बनाए और रखने और समाज की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सुनिए, आपके सामने है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के बीच क्या अंतर है। तो चलिए प्राथमिक और द्वितीय समूह समझते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय समूह समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिनका अंतर स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। प्राथमिक समूह में क्या आते हैं? छोटे, घनिष्ठ और भावनात्मक संबंधों पर आधारित होते हैं प्राथमिक समूह। इनमें आमने सामने का संपर्क, अपनापन और अस्थायित्व पाया जाता है, जैसे कि परिवार, मित्र समूह आदि। इस अवधारणा को चार्ल्स हॉटन कूली ने प्रमुखता से समझाया। इसके विपरीत द्वितीयक समूह बड़े औपचारिक और उद्देश्य आधारित होते हैं। इनमें संबंध व्यक्तिगत न होकर औपचारिक और सीमित होते हैं, जैसे कि कार्यालय, विद्यालय, राजनीतिक संगठन। इन समूह में भावनात्मक निकटतम कम होती है और संबंध कार्य या फिर उद्देश्य की पूर्ति तक सीमित रहते हैं। मुख्य अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में संबंध आत्मीय और अस्थायी होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक और अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार में प्रेम और सहयोग होता है, जबकि कार्यालय में संबंध, कार्य और नियमों पर आधारित है। इसमें क्या होता है, कहीं पे जॉब करेंगे, कहीं काम करेंगे, तो वहाँ पे संबंध जो होगा सिर्फ काम पर निर्भर होगा। अगर काम अच्छा करेंगे तो आपका संबंध मजबूत होगा, काम अच्छा नहीं करेंगे संबंध मजबूत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों समूह समाज के संगठन और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज शास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के संबंध। देखो ये भी क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो गए यहाँ पर। ठीक है। संस्कृति की अवधारणा, संस्कृति के बारे में भी हम लोगों ने अभी चर्चा ऊपर में कर लिया था। ठीक है, तो ये सभी कहे ना कि रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को देखना। रिपीट हुआ उन सभी क्वेश्चंस को भी देखना। अब देखिए आपके सामने आया है टिप्पणी, जो आपके एग्जाम में टिप्पणी भी पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला है बहुसंस्कृतिवाद। टिप्पणी आपका 10 मार्क्स का होता है। जब भी टिप्पणी वाला क्वेश्चन आप बनाने जाएंगे तो भैया 2 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा टिप्पणी का, क्योंकि 2 क्वेश्चन बनाएंगे तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब कि आप 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर टिप्पणी 2 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, समझ जाना। बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक अवधारणा है, जिसमें एक ही समाज में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं को समान सम्मान और मान्यता दी जाती है। यह विचार विविधता को समाज की शक्ति मानता है और सभी समूहों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का आधारित अधिकार देता है। इसमें सहिष्णुता, समानता और आपसी सम्मान प्रमुख तत्व है। बहुसंस्कृतिवाद समाज में समावेशिता को बढ़ावा देता है और भिन्न-भिन्न समुदाय के बीच समझ विकसित करता है। भारत इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ अनेक धर्म और भाषाएं साथ-साथ अस्तित्व में है। हालांकि कभी सांस्कृतिक टकराव और सामाजिक एकता बनाए रखने में चुनौती भी सामने आती है, फिर भी यह सामाजिक समरसता को मजबूत करता है। दूसरा टिप्पणी वाला क्वेश्चन आ जाता है निजी जाति केंद्रितता पर। इसे भी देखिए। निर्जाति केंद्रितता वह दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को सर्वोच्च मानता है तथा अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन अपने सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर करता है। इस प्रवृत्ति में अपनी संस्कृति
को श्रेष्ठ और दूसरों को कमतर समझने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह सामाजिक एकता और समूहों के भीतर एकजुटता को मजबूत कर सकती है, लेकिन साथ ही यह पूर्वाग्रह, भेदभाव और सांस्कृतिक टकराव को भी जन्म देती है। उदाहरण के रूप में किसी एक धर्म या फिर भाषा को दूसरे से श्रेष्ठ मानना निजी जाति केंद्रितता का स्वरूप है। समाजशास्त्र में इसे एक सीमित दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि यह विविधता को समझने में बाधा उत्पन्न करता है और सहिष्णुता को क्या करता है, कम करता है। अगला टिप्पणी है स्टूडेंट्स आपका, पुनः समाजीकरण। तो पुनः समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पुराने व्यवहार, मूल्यों और मान्यताओं को त्याग कर नए सामाजिक नियमों और आदर्शों को सीखता है। यह तब होता है जब व्यक्ति किसी नए सामाजिक वातावरण या फिर परिस्थिति में प्रवेश करता है, जहां उसे नई भूमिका के अनुसार ढलना पड़ता है। उदाहरण के लिए सेना में भर्ती होने पर व्यक्ति को अनुशासन, नियम और नए व्यवहार सीखने पड़ते हैं कि नहीं। पहले कैसे जी रहा था, किस तरह चल रहा था, वो मायने नहीं रहता। सेना में आ जाने के बाद उसको एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसी प्रकार जेल, आश्रम या विदेश जाने पर भी पुनः समाजीकरण होता है ना। मतलब अगर विदेश जाएंगे तो वहाँ के जो कल्चर देखेंगे, वहाँ के जो लोग का रहन सहन देखेंगे, तो उसी तरह से बनेंगे। यह प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। इसमें पुराने संस्कार का त्याग हो जाता है और नए सामाजिक मूल्यों का ग्रहण शामिल होता है, जिससे व्यक्ति समाज में प्रभावी रूप से समायोजित हो पाता है। अगला है स्टूडेंट्स, प्रति संस्कृति। प्रति संस्कृति वह संस्कृति या फिर समूह होता है जो समाज की प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों और नियमों का विरोध करता है, उनके स्थान पर वैकल्पिक जीवन शैली अपनाता है। यह मुख्य धारा संस्कृति से अलग पहचान बनाता है। प्रति संस्कृति के सदस्य सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों या फिर व्यवस्था को चुनौती देते हैं। उदाहरण के रूप में युवाओं के कुछ समूह, हिप्पी आंदोलन या फिर ऐसे संगठन जो अ, पारंपरिक मानदंडों का विरोध करते हैं, तो प्रति संस्कृति के अंतर्गत ये आते हैं। हालांकि प्रति संस्कृति सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकती है, लेकिन कभी-कभी यह सामाजिक संघर्ष और अस्थिरता भी पैदा करती है। समाजशास्त्र में इसे परिवर्तन और नवाचार का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बीएसओसी 131 का, ये सभी क्वेश्चन आंसर जरूर कर लेना। और देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो कि बुक रिवीजन भी करवाया गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं कोशिश करूंगा लिंक देने का, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और आप लोग जल्दी जाइए पीडीएफ को परचेस कीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। आप वीडियो को देख लिए, समझ लिए, अब पीडीएफ से रिवीजन करना है, बुक रिवीजन करना है, एग्जाम बहुत सुपर जाएगा। सो स्टूडेंट्स, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। एग्जाम देने के लिए जहां भी जाते हैं ना, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, गांव समाज के अगर फ्रेंड्स हैं, उन सभी को भाई बोलिए प्रेम सर के चैनल में इग्नू का अच्छा प्रिपरेशन होता है। क्या मैंने आपको अच्छा से नहीं पढ़ाया? तो भैया ये आप लोग बोलिए, सपोर्ट कीजिए, देन मैं अभी आगे बढ़ूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।